इस वीडियो में बात करते हैं सेबी के बारे में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को स्टॉक मार्केट का किंग कहा जाता है तथा इसका कहना है कि आप चाहे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, ब्रोकर हो, लिस्टेड कंपनी हो या कंपनी के शेयर होल्डर हो, शेयर बाजार में फ्रॉड अलाउड नहीं है। अर्थात सेबी स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार की लीगल एक्टिविटी को करने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन इनके अलावा ये फ्रॉड कोई और, जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई या एनएसई करे तो सेबी क्या करेगा? तो स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी के नियम लागू होते हैं जिनके द्वारा सेबी उन पर कड़ी नजर रखता है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर एनएसई या बीएसई पर पेनल्टी लगा सकता है या अन्य कोई भी कार्यवाही कर सकता है। अर्थात सेबी स्टॉक मार्केट में होने वाली हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। अब बात करते हैं सेबी क्या है, इसके पर्पज क्या है, सेबी कब अस्तित्व में आया, सेबी की स्थापना के पीछे राज क्या था। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए डिटेल में समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्याम। श्याम ने एक कंपनी XYZ में इन्वेस्ट किया। उसने इन्वेस्ट कैसे किया? स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट के माध्यम से। अब श्याम ने XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है और वो कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज खरीद कर बैठा है जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी थी। तो अब श्याम को स्टॉक खरीदने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए? पहला बेनिफिट उसे ये मिलना चाहिए कि उसे शेयर होल्डर बनना चाहिए, यानी उसके डीमेट अकाउंट में XYZ कंपनी द्वारा शेयर जमा करने चाहिए। दूसरा कि जो कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उस एजीएम का श्याम के पास कॉल या मैसेज आना चाहिए क्योंकि एजीएम में शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है तथा उन्हीं के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। तीसरा उसे डिविडेंड मिलना चाहिए। डिविडेंड प्रॉफिट का वह हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनके शेयर के अनुसार वितरित करती है। डिविडेंड क्या होता है, कब मिलता है, किनको मिलता है, डिविडेंड की संपूर्ण डिटेल मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगा। तो श्याम को शेयर होल्डर होने के नाते ये सब बेनिफिट्स मिलने चाहिए। लेकिन XYZ कंपनी ने श्याम से पैसे तो ले लिए, परंतु बात आई ये सब बेनिफिट्स देने की तो कंपनी ने सब कुछ देने से मना कर दिया। तब श्याम ने कंपनी से कहा कि स्टॉक्स तो मैंने खरीदे हैं, उसका कोई प्रमाण पत्र ही दे दो, डीमेट अकाउंट में मेरे शेयर ही दे दो। परंतु XYZ कंपनी ने कुछ भी देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अर्थात कंपनी ने पूरी तरह से मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। पहले श्याम ने बड़ी खुशी खुशी डीमेट अकाउंट खुलवाया तथा कंपनी के शेयर खरीदे। वह सोचा अब मेरे डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स आने वाले हैं, लेकिन वो कभी आए ही नहीं क्योंकि जो कंपनी के प्रमोटर थे, जो कंपनी को चलाने वाले थे, इन्होंने श्याम को कुछ दिया ही नहीं या जो कुछ भी दिया वो बड़ी मुश्किल से परेशान करके दिया। अब श्याम बहुत दुखी हो गया क्योंकि जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो डूब चुके थे। तब उस जमाने में श्याम के जैसे बहुत इन्वेस्टर थे जिनके पास पैसे इन्वेस्ट करने के बाद पैसे वापस लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपनी मर्जी के मुताबिक चलता था। अपने मन के मुताबिक कंपनीज को इनलिस्ट करता था तथा कंपनीज अपने मन के मुताबिक लोगों को शेयर देते थे। इन सब पर नजर रखने वाली कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं थी जो लोगों की शिकायतों को सुन सके। लोग जब कंपनी के पास जाते तो कंपनीज उन्हें साफ मना कर देती कि हम आपको कुछ भी देने वाले नहीं हैं। तथा स्टॉक एक्सचेंज के पास शिकायत लेकर जाते तो वो कहते कि हमारा काम कंपनी को लिस्ट करना है तथा आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा कहकर वो पल्ला झाड़ लेते, जिसके परिणाम स्वरूप देश में हजारों लोगों के साथ इस प्रकार के फ्रॉड हुए। तब लोगों का शेयर बाजार से भरोसा उठने लगा तथा लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज जाना छोड़ दिया, जिससे मार्केट में ट्रांजैक्शन कम होने लगे तथा कंपनीज की सेल डिक्लाइन होने लगी। तब पूरा मामला सरकार के नोटिस में आया कि श्याम के जैसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जिनकी शिकायत सुनने वाला या इनका निराकरण करने वाला कोई नहीं है तथा इन्वेस्टर के साथ गलत हो रहा है। तब सरकार ने वर्ष 1988 में सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ गए होंगे कि सरकार ने सेबी को क्यों एस्टेब्लिश किया। अब सेबी की स्थापना होने के बाद सेबी ने अपना काम शुरू किया। सेबी ने श्याम जैसे लोगों की कंप्लेंट लेना शुरू कर दिया तथा स्टॉक एक्सचेंज पर नजर रखना चालू कर दिया। अर्थात शुरुआत में सेबी एक वॉचडॉग के रूप में बनकर रह गया, लेकिन धीरे धीरे सेबी ने कंट्रोलिंग व रेगुलेटिंग अपने हाथ में ले ली। सरकार ने शुरुआत में सेबी को बहुत कम पावर दिए थे, परंतु धीरे धीरे सरकार को लगा कि सेबी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सरकार ने इसके पावर बढ़ाने शुरू कर दिए। फलस्वरूप 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान
प्रदान किया गया। अब सेबी ने कंपनियों की गलती करने पर डांट फटकार लगाना शुरू कर दिया तथा ज्यादा गलती करने पर पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया। वर्तमान में सेबी इतना स्ट्रॉन्ग व पावरफुल है कि हर एक स्टॉक एक्सचेंज सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है तथा नियमानुसार कार्य करता है। जब सरकार ने सेबी की स्थापना की तो सेबी को सरकार ने क्यों स्थापित किया, सेबी के कार्य निर्धारित किए गए, जो सेबी के प्रमुख कार्य हैं उनको हम यहाँ डिटेल से समझते हैं। सेबी मुख्यतः निम्न के लिए काम करता है: इन्वेस्टर, ब्रोकर, कंपनीज तथा स्टॉक एक्सचेंज। कंपनीज द्वारा इंफॉर्मेशन सही तरीके से दी जा रही है अथवा नहीं, इसका पता करना ये सेबी का कार्य है। यदि किसी कंपनी के शेयर अत्यधिक बढ़ रहे हैं या बहुत अधिक घट रहे हैं, इससे संबंधित सूचना लेकर इंक्वायरी करना तथा इनका रीजन पता करना। म्यूचुअल फंड सहित अन्य स्कीमों का पंजीकरण करना तथा उन पर नियंत्रण रखना। इन्वेस्टर को सिक्योर करना तथा इन्वेस्टर का पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करवाना तथा सेबी ये चाहती है कि जो भी इन्वेस्ट करे उसका पैसा डूबे नहीं, उनका जो पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट। शेयर बाजार को विकसित करना। जिन निवेशकों के साथ गलत या फ्रॉड होता है उनकी शिकायत दर्ज करना तथा निस्तारण करवाना। निवेशकों के हितों की रक्षा करना। पूंजी बाजार को विकसित करना। शेयर बाजार के सभी अंगों, कंपनियां, निवेशक, ब्रोकर्स आदि को सेबी के अधीन लाना ताकि पूरा शेयर मार्केट सेबी के बनाए नियमों के अनुसार चल सके तथा किसी निवेशक के साथ धोखाधड़ी नहीं हो। गलत तरीके से किए जा रहे बिजनेस पर रोक लगाना। गलत तरीके से शेयर्स की बिक्री व खरीद को रोकना। प्राइस रेगिंग यानी मूल्य हेरा फेरी को रोकना। इनसाइडेड ट्रेडिंग अर्थात अंतरंग व्यापार पर रोक लगाना। मार्केट की हर एक्टिविटी पर नजर रखना ताकि ब्रोकर इन्वेस्टर के साथ धोखा न कर सके तथा कंपनी इन्वेस्टर को चीट न कर पाए। स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी को रेगुलेट करना। निवेशकों के हितों की रक्षा, उनको फ्रॉड से बचाना। इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में डील करने वाले फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, वित्तीय मध्यस्थ जैसे अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करना जिसके अनुसार वे कार्य करते हैं। बाजार में गलत अफवाहों को फैलने से रोकना। केयर प्रैक्टिस को प्रमोट करना। फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। रूल्स रेगुलेशन बनाना। इंक्वायरीज करवाना। स्टॉक एक्सचेंज में ऑडिट करवाना। अर्थात ये सब सेबी के प्रमुख कार्य हैं तथा जब आवश्यकता पड़ती है तो सेबी नियमों में बदलाव व संशोधन करता रहता है। जैसे सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नया नियम लागू किया है जिसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कुछ समय पहले ब्रोकर के बैंक अकाउंट में ट्रेडर्स व इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा पैसा पड़ा रहता था जिसको बैंक में जमा करवाकर ब्रोकर अच्छा इंटरेस्ट कमाया करते थे। तब सेबी ने रूल बनाया कि ब्रोकर के पास जितना भी ट्रेडर का पैसा हो उसे हर महीने रिफंड किया जाए तथा सेबी ने फिर नया नियम बनाया कि किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर का पैसा ब्रोकर बैंक में जमा नहीं करवा सकता है, न ब्याज कमा सकता है और न ही बैंक गारंटी ले सकता है। पहले ब्रोकर के अकाउंट में इन्वेस्टर तथा ट्रेडर्स का बहुत बड़ी मात्रा में पैसा पड़ा रहता था जो कई स्टॉक ब्रोकर के केस में उनके कुल रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा होता था। बाद में सेबी ने स्टॉक मार्केट से बैंक गारंटी का कंसेप्ट खत्म करने की सोची तथा कहा कि ब्रोकर की जितनी भी बैंक गारंटी है उसे खत्म करो तथा कोई भी बैंक गारंटी लेनी है तो अपने पैसे से लो। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।